हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या होता है? अर्थ के चारों तरफ जो ये एयर होती है उसको ही एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर कई प्रकार की गैसों के मिक्सचर से बना हुआ है। एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसें पाई जाती हैं जो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ह्यूमंस और एनिमल के सांस लेने के काम आती है। वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांटों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि प्लांट्स रेस्पिरेशन करते टाइम कार्बन डाई को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पे आने से रोकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ सस्टेन करती है। और एटमॉस्फेयर यहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखती है। जनरली एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस से 1600 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर डिफरेंट टाइप्स की गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है। द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टैटिक, और ये टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर की, और इन्हीं गैसों से लगभग 99% एटमॉस्फेयर बना हुआ है, और बाकी बचा हुआ पार्ट दूसरी गैसों से बना हुआ है, जैसे कि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। अर्थ सरफेस से 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन लगभग ना के बराबर पाई जाती है। उसी प्रकार अर्थ सरफेस से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती। यह टेबल यह दर्शाता है कि कौन सी गैस से कितना प्रतिशत एटमॉस्फेयर बना हुआ है। जैसे सबसे अंदर नाइट्रोजन, जैसे 78.08% एटमॉस्फेयर का बना हुआ है। वहीं पर ऑक्सीजन से 20.95% एटमॉस्फेयर बना है। आर्गन से 0.93%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से 0.036। कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide is meteorologically a very important gas. It absorbs a part of terrestrial radiation and reflects back some part of it towards the Earth's surface. कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। जहाँ पर एटमॉस्फेयर में बाकी की सभी गैसेस का अमाउंट कांस्टेंट है, वहीं पर कुछ सालों से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ने का मेन कारण है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। राइजिंग वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मेन रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन गैस। ओजोन एटमॉस्फेयर का दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। ओजोन फिल्टर की तरह काम करता है और अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और उन्हें पृथ्वी के सरफेस से तक पहुंचने से बचाता है। एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस की अमाउंट बहुत ही कम है, और ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। वाटर वेपर। Gaseous form of water present in the atmosphere is called water vapor. It is the source of all kinds of precipitation. वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के माध्यम से पहुंचता है। इवेपोरेशन ओशियन, सीज, रिवर, पॉन्ड और लेक में होता है, जबकि ट्रांसपिरेशन प्लांट्स, ट्री एंड लिविंग विंग्स में होता है।
वाटर वेपर सूरज से निकलने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड प्रिजर्व द अर्थ्स रेडिएंट हीट। इस तरह से ये ब्लैंकेट का काम करता है अर्थ के लिए, और इसको ना ज़्यादा गर्म होने देता है और ना ज़्यादा ठंडा। वाटर वेपर आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर। डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल नॉर्मली एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर्स में पाया जाता है, और यह पार्टिकल सैंड, स्मोक एंड ओशनिक सॉल्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं। इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स की मदद से वाटर वेपर कंडेंस होता है और कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है, और इसी वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और प्रेसिपिटेशन के द्वारा वापस अर्थ सरफेस पे आ जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जनरली एटमॉस्फेयर के 5 लेयरों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट लेयर होती है। यह इक्वेटर से 18 किलोमीटर और पोल से 8 किलोमीटर की दूरी ऊंचाई पर होती है। यह एटमॉस्फेयर की सबसे महत्वपूर्ण लेयर, इम्पोर्टेंट लेयर होती है, क्योंकि इसी लेयर के अंदर सभी वेदर मौसम पाए जाते हैं। जो भी वेदर एक्टिविटी होती है वो इसी लेयर के अंदर होती है। द एयर नेवर रिमेन्स स्टैटिक इन दिस लेयर, therefore this layer is called changing sphere और troposphere। इस लेयर में एयर कभी भी स्टैटिक नहीं होती है, इस वजह से इसको चेंजिंग स्फीयर या फिर ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इस लेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है, और प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर 10 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी लेयर को ट्रोपोपॉज कहते हैं, जो कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का भाग होता है, बीच की लेयर होती है जो इन दोनों लेयर को सेपरेट करती है। स्ट्रेटोस्फेयर, यह लेयर ट्रोपोस्फेयर के ठीक ऊपर होती है, और यह लेयर अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर तक फैली होती है। इस लेयर में नीचे के 20 किलोमीटर की हाइट पर टेम्परेचर लगभग सेम होता है। उसके बाद धीरे धीरे हाइट बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। इस लेयर में वेदर रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती, और एयर हॉरिजॉन्टली मूव करती है। इसलिए यह लेयर एरोप्लेन्स, एयरक्राफ्ट के उड़ने के लिए सबसे अच्छी और आइडियल मानी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इस लेयर का कि इस लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि सन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी तक पहुंचने से बचाती है। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपरी भाग में स्ट्रेटोपाउस लेयर पाई जाती है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर को एक दूसरे से अलग करती है। मेसोस्फेयर, यह एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर है जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इस लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है जब हाइट इंक्रीज होती है। 80 किलोमीटर ऊंचाई तक टेम्परेचर -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस लेयर में मेटेओर्स और फॉलिंग स्टार देखने को मिलते हैं। मेसोस्फेयर की ऊपरी लेयर होती है मेसोपाउस, जो मेसोस्फेयर को और थर्मोस्फेयर को सेपरेट करती है। थर्मोस्फेयर, यह एटमॉस्फेयर की चौथी लेयर होती है,
जो कि 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर के बीच में होती है। इस लेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो जिसे आयंस कहते हैं, इसलिए इसको आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक to the earth by this layer, and due to this radio broadcasting has become possible. The temperature has starts increasing with height. एक्सोस्फेयर यह एटमॉस्फेयर की सबसे लास्ट लेयर होती है जो कि 400 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर की लेयर होती है। Gases are very sparse in this sphere due to the lack of gravitational force. Therefore, the density of air is very less here. जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर की हाइट तक ट्रोपोस्फेयर लेयर पाई जाती है। उसके बाद ट्रोपोपाउज लेयर आती है और ट्रोपोस्फेयर लेयर में हाइट के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है और ट्रोपोपाउज में टेम्परेचर स्टेबल रहता है। मेसोस्फेयर में दोबारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है हाइट के साथ और थर्मोस्फेयर में वो दोबारा हाइट के साथ इंक्रीज होने लगता है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ट्रोपोपाउज लेयर होती है और वहीं पर स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में स्ट्रेटोपाउज लेयर पाई जाती है और मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में मेसोपाउज लेयर पाई जाती है। ये तीनों लेयर ट्रोपोपाउज, स्ट्रेटोपाउज और मेसोपाउज, इन तीनों लेयर में टेम्परेचर स्टेबल होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू।